नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान जबलपुर रवाना हो चुके हैं। जबलपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जहां पर वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एयरपोर्ट पर स्वागत करेंगे। 11:30 बजे अमित शाह पहुंचेंगे जबलपुर, जिनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। और जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर स्वागत होगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। 11:30 बजे शाह पहुंचेंगे जबलपुर, जहां पर उनके जोरदार स्वागत की तैयारियां कर ली गई हैं। सीएम जबलपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जबलपुर आ रहे हैं और अमित शाह जबलपुर में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। गृह मंत्री सुबह 11:30 बजे डुमना एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान गृह मंत्री की अगवानी करेंगे और इसके बाद शहीद शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान स्थल पर गृह मंत्री श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वहीं गेरिसन ग्राउंड में आम सभा होनी है। दोपहर में गृह मंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ करेंगे और इस योजना से प्रदेश के 9 लाख हितग्राहियों को फायदा मिलेगा। पहले चरण में 5 लाख हितग्राहियों को कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। शाम के वक्त गृह मंत्री बूथ अध्यक्षों के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। शहीद स्मारक मैदान में ये कार्यक्रम होगा, तो वहीं गृह मंत्री नरसिंह मंदिर पहुंचकर दर्शन भी करेंगे और उसके बाद दयोदय तीर्थ जाएंगे, जहां आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शन करेंगे और शाम 7:30 बजे गृह मंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जबलपुर के दौरे पर आ रहे हैं। सियासी लिहाज से अमित शाह का दौरा कितना खास है, ये बताने की जरूरत नहीं है। शाह के दौरे को कहीं ना कहीं साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के नजरिए से भी देखा जा रहा है। संस्कार धानी में शाह के दौरे को लेकर जोरदार तैयारियां की गई हैं। अमित शाह का दौरा बीजेपी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का नया संचार करेगा। आदिवासी गोंडवाना साम्राज्य के अंतिम शासक राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरे पर आना कई मायनों में अहम माना जा रहा है। आदिवासी बहुल महाकौशल में दस्तक देकर उनके जरिए बीजेपी की आदिवासियों को खुश करने की तो कोशिश होगी ही, साथ ही 2018 में हुए आदिवासी वोट बैंक की भरपाई 2023 में करने की तैयारी के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। ये माना जा रहा है कि अमित शाह जबलपुर दौरे के दौरान आदिवासियों के लिए कई बड़ी सौगातों का ऐलान भी कर सकते हैं। अमित शाह का जबलपुर दौरा न केवल बीजेपी बल्कि संघ के आदिवासियों के बीच सक्रियता के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। जब से जयस जैसे संगठनों ने आदिवासियों के बीच पैठ बढ़ाई है, तब से संघ इसे बड़ी चुनौती मानकर चल रहा है। 2018 विधानसभा चुनाव में जयस के नेता हीरालाल अलावा ने कांग्रेस के टिकट का कमंद बनाकर विधानसभा तक का रास्ता तय कर लिया था। इस बार जयस पहले से और मजबूत माना जा रहा है। शायद यही वजह है कि बीजेपी अभी से इसका काउंटर करना चाहती है। सियासी गणित के हिसाब से देखें तो 2030 विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में 84 ऐसी सीटें हैं जो आदिवासी बहुल है, जबकि अकेले महाकौशल में 38 विधानसभा सीटें आदिवासी प्रभाव वाली है। 2018 के विधानसभा चुनाव में 84 में से केवल 34 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, जबकि 2013 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खाते में जाने वाली सीटों का आंकड़ा 59 था। ऐसे में यह अनुमान लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि बीजेपी के लिए 2023 से पहले अमित शाह का ये दौरा कितना अहम है। मध्य प्रदेश में पिछले काफी समय से नेतृत्व को लेकर कई तरह की अटकलें चलती रही है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं की मुलाकातों को लेकर विपक्ष को गाहे बगाहे सरकार को घेरने का मौका मिलता रहता है। यह माना जा रहा है कि अमित शाह अपने जबलपुर दौरे के दौरान मंच से इस बात के संकेत भी दे सकते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का नेतृत्व कितना मजबूत है। वहीं राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम पर भी जबलपुर दौरे के दौरान चर्चा संभव है, जिसमें यह तय होगा कि राज्यसभा की एक सीट के लिए नाम एमपी से होगा या दिल्ली से तय किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 MP छत्तीसगढ़।
तो आपने पूरी रिपोर्ट देखी है। दरअसल ये दौरा इस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो उस वक्त जयस का अच्छा खासा प्रभाव रहा है और यही कारण है कि बीजेपी के पाले में बहुत ही कम सीटें गई थी और इस बार भी देखा जा रहा है कि जयस लगातार अच्छी खासी पकड़ आदिवासी वोट बैंक पर बनाए हुए है और यही कारण है कि बीजेपी अभी से जो डैमेज कंट्रोल हुआ है उसे डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, जो काट है वो निकालने की कोशिश की जा रही है और यही कारण है कि आज प्रमुख दौरा है। अब 2013 में 59 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था लेकिन 2018 में सीटें कम हो गई हैं और इसके बीच में भी देखा जा रहा है कि कुछ सीटें घट गई थी और जबलपुर के दौरे का जो मुख्य लक्ष्य है वो 2023 विधानसभा चुनाव को देखकर ही ये दौरा रखा गया है। कई सारी बैठकें होंगी, कई सारे कार्यक्रम होंगे और साथ ही नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें भी चल रही थी और इसके पहले कल प्रमुख बैठक भी हुई थी जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी मौजूद रहे बैठक में। और आज जब अमित शाह दौरे के दौरान आ रहे हैं तो इस दौरान क्या कुछ बदलाव संगठन में होंगे या फिर नेतृत्व परिवर्तन की जो अटकलें लगाई जा रही थी उसको लेकर क्या काट निकलेगा, आदिवासियों के लिए कुछ बड़े ऐलान भी कर सकते हैं अमित शाह या फिर ये हो सकता है कि जो आज उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को लाभ मिलने जा रहा है उसके साथ ही और भी कुछ बड़ी सौगातें दे सकते हैं। तो संस्कार धानी में शाह का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है और आपको ये भी बता दें कि एक तरफ बीजेपी के प्रमुख दौरे और उसके ठीक कुछ घंटे बाद कांग्रेस भी पीछे नहीं है, एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कांग्रेस का भी ऐसा मानना है कि यदि वो आदिवासी वोट बैंक को साधते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको भी अच्छी खासी मजबूती मिलेगी। संस्कार धानी काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र पड़ता है क्योंकि यहाँ पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर यदि दौरा होता है, दौरे के दौरान जो भी उपलब्धियां या यूं कह सकते हैं कि जो भी योजनाओं की बात रखी जाएगी, उनके हक की बात की जाएगी, तो कहीं ना कहीं आदिवासियों को भी इससे बड़ा आराम मिलेगा। और आपको याद होगा कि जल, जंगल और जमीन के लिए आदिवासियों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त भी लड़ाई हुई थी, कुछ राहत दी गई थी कांग्रेस सरकार में, उसके पहले से लड़ाई चलती आ रही थी। जब बीजेपी की सरकार आई है तब भी आदिवासियों ने थोड़ा बहुत अपना विरोध दर्ज करवाया था और इस विरोध में जयस ने उनका भरपूर साथ दिया था, जिसके चलते अब देखा जा रहा है कि आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बड़ी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। और सीधे रुक करते हैं जबलपुर का। संवाददाता पवन पटेल लाइव जुड़ गए हैं। पवन, देखा जा रहा है आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है, 2023 सीधा लक्ष्य है बीजेपी का। ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हर लिहाज से देखा जा रहा है। अभी क्या अपडेट है, क्या कुछ तैयारियां स्वागत को लेकर पवन? जी बिल्कुल, जहां तक तैयारियों की बात अगर की जाए तो दिग्विजय सिंह और कांतिलाल भूरिया जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो जबलपुर पहुंच चुके हैं और लगभग 1 घंटे बाद गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जबलपुर पहुंच रहे हैं। उनके आगमन को लेकर के तमाम तैयारियां हैं, जगह जगह के पर जो कार्यक्रम होना है उसको लेकर के जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार दोनों ही बेहद गंभीर है। चूंकि मामला गृह मंत्री से जुड़ा हुआ है तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। 4 जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम हैं गृह मंत्री के। उसके अलावा कांग्रेस भी आज जो है रघुनाथ शाह और शंकर शाह जी को लेकर के आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए मैदान में है और दोनों ही दल अपनी जो उपस्थिति है वो दर्ज करा रहे हैं, ये साबित करने की कोशिश कि हम ज्यादा हितैषी हैं आदिवासियों के। तो एक लिहाज से देखा जाए तो आदिवासी भी ये देखना चाह रहे हैं कि कौन कितना हित की बात करता है और किसकी बातों में कितना दम होता है, तो ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल सभी को इंतजार है गृह मंत्री के आगमन का, मुख्यमंत्री के आगमन का। दिग्विजय सिंह जबलपुर पहुंच चुके हैं और वो भी अब दिन भर में जो कार्यक्रम होना है उसकी तैयारियों का। तो चूंकि हम लगातार इस खबर पर बने रहेंगे और आपको ये भी बता दें कि बीजेपी के लिए बीजेपी के लिए ये क्यों बहुत ही ज्यादा अहम हो जाता है। दरअसल महाकौशल इलाके का ये पूरा हिस्सा है जहां पर आदिवासियों की तादाद काफी ज्यादा है। महाकौशल के कई जिले आदिवासी प्रभुत्व वाले हैं। पवन लगातार हमारे साथ बने। पवन, देखा जा रहा है कि आदिवासी बहुल इलाका है और यहाँ पर यदि आदिवासियों का जो वोट बैंक है वो किसी एक विशेष पार्टी की तरफ जाता है तो जाहिर सी बात है कि उनकी पार्टी अच्छा खासा प्रदर्शन चुनाव के वक्त कर सकती है। समीकरणों की बात की जाए तो कैसा समीकरण सेट होता है यहाँ पर?
कई सालों तक जो है कांग्रेस ने आदिवासियों को साथ के रखा और आदिवासी वोट बैंक महाकौशल में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये सत्ता को पलटने और सत्ता को बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जिस पार्टी के साथ ये हो जाते हैं वहाँ का विधायक, वहाँ के सांसद के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अभी तक यही देखने में आया है कि आदिवासी बहुल इलाके जो हैं बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, मंडला, यहाँ पर जिसके भी साथ आदिवासी गए हैं उसकी सत्ता बनी है, उसको विधायक बनाया है, उसको पद पर बिठाया है। तो ये माना जा सकता है कि आने वाले जो 2023 के चुनाव हैं, इसके साथ ही आगामी जो स्थानीय उपचुनाव होना है उसमें इन आदिवासी वोट बैंक का महत्वपूर्ण रोल रहेगा, क्योंकि यही एक ऐसा वर्ग है जो अभी तक वादों में उलझा रहता है और वादे करने के बाद में जब वादे पूरे नहीं होते तब भी अपने नेता के साथ जुड़े रहते हैं। तो इनको बड़ा ही ईमानदार माना जाता है और यही वजह है कि इनको साधने के लिए इस बार भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल मैदान में है और दोनों ही अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि ये हमारे साथ आ जाए। और उसके लिए उन्होंने जो आदिवासी शहीद राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह हैं उनको चुना है। उनके माध्यम से अब वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आदिवासियों के ज़्यादा हितैषी हैं। कांग्रेस के लिए जहां तक ये चुनौती भी है, क्योंकि अभी सरकार में भाजपा है, तो कांग्रेस के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। लेकिन आने वाले समय में ही पता चलेगा कि आदिवासी भाजपा के साथ रहते हैं या कांग्रेस के साथ रहते हैं, जिसके साथ वो बीते 70 सालों से रहते हैं। जी बिल्कुल। और साथ ही पवन, जिस तरीके से एक बार समीकरणों की बात कर ली जाए, विधानसभा की 38 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं, पूरे प्रदेश में 84 सीटों पर आदिवासियों का गहरा असर है। 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 84 में से सिर्फ 34 सीटें मिली थी, जबकि 2013 में 59 सीटें बीजेपी के खाते में थी। अब ये जो सीटें गई हैं बीजेपी के खाते से, इनको वापस पाने के लिए या फिर यूं कहें कि बहुत अच्छे प्रदर्शन के लिए ये पूरा दौरा माना जा रहा है। खोई हुई जमीन वापस लाई जाए, इसके लिए बीजेपी एक तरफ कवायद कर रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस भी पीछे पीछे जा रही है, एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अमित शाह के दौरे की ठीक कुछ देर बाद ही कांग्रेस के भी बड़े दिग्गज पहुंचे हुए हैं जबलपुर, जो कि वहां पर कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। बिल्कुल, एक जहां 11:50 पर जहां अमित शाह जी रघुनाथ शाह शंकर शाह जी के प्रतिमा स्थल पर जाएंगे, उनके बलिदान को नमन करेंगे, उन्हें याद करेंगे और शहीद के रूप में उनको याद किया जाएगा। वहीं 1 बजे दिग्विजय सिंह और जो कांतिलाल भूरिया है पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो भी वहां पहुंचे। पवन, नजर बना के रखे, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे, क्योंकि शोर बहुत ज्यादा हो रहा है। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा गार्ड्स तैनात कर दिए गए हैं और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। शादी का झांसा देकर किया था दुष्कर्म। रायपुर में सीआईएफ का सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार, 3.50 किलोग्राम शुल्क के साथ पकड़ा गया आरोपी। वन विभाग की टीम कर रही है पूछताछ। हाईकोर्ट ने जन पंचायत जांजगीर के सदस्य की नियुक्ति को अपात्र घोषित करने के मामले में की सुनवाई। कलेक्टर के मामले के निराकरण को दिए आदेश, 3 महीने का कोर्ट ने दिया समय। कवर्धा जिला बल में एक बार फिर फेरबदल, 7 निरीक्षक, 1 उप निरीक्षक और 1 एएसआई का तबादला। सूरजपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ ने किया प्रदर्शन, तहसील दौर पर सौंपा ज्ञापन, मांग पूरे न होने पर आंदोलन की चेतावनी। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने की सुनवाई, 21 मामलों में हुई सुनवाई, 10 मामलों का किया गया निपटारा। जशपुर के आदिवासी क्षेत्र से संरक्षित मूर्तियों के उठाने के मामले की जांच करेगी सीबीआई। कोर्ट ने सरकार को केस डायरी प्रस्तुत करने के दिए निर्देश, 2 हफ्ते बाद होगी अगली सुनवाई। जांजगीर चांपा के ग्राम पंचायत कामता के लोगों का प्रदर्शन, राशन कार्ड से नाम काटे जाने के नाराज, कलेक्टर से की जांच की मांग। बलौदाबाजार में सरकारी तालाब को फर्जी तरीके से बेचने का मामला, हाईकोर्ट ने राजस्व अधिकारियों से 3 महीने में मांगी रिपोर्ट, कोर्ट में लगी थी जनहित याचिका।
जांजगीर चांपा में दरिंदगी के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पीड़ित ने मालखरौदा थाने में की थी शिकायत। धमतरी में चोरी के आरोप में एक नाबालिग सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। कुरुद थाना के कन्हारपुरी स्कूल में कंप्यूटर और अन्य सामानों की चोरी का आरोप। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी का सामान किया बरामद। रायगढ़ में महानदी का बढ़ा जल स्तर। चंद्रपुर बरमकेला सरिया मार्ग बंद। लातनाला पुल के से 3 फीट ऊपर बह रहा पानी। बेमेतरा के साजा में सुरही नदी में भी उफान। बेमेतरा दुर्ग मार्ग पर बने पुल डूबा। मौके पर पहुंची देवकर पुलिस पर बनी है तमाशबीन। जान जोखिम में डालकर लोग कर रहे आवाजाही। हादसे के इंतजार में लोग और प्रशासन। कांकेर में नेशनल हाईवे 30 पर लैंडस्लाइड। पहाड़ में भूस्खलन से सड़क जाम। पत्थर गिरने से कई घंटों बंद रहा यातायात। कड़ी मशक्कत के बाद यातायात बहाल। जांजगीर चांपा में तेजी से बढ़ रहा महानदी का जलस्तर। शबरी पुल पर आवागमन हुआ बंद। पुल के ऊपर से बह रहा बाढ़ का पानी। लोगों से दूर रहने की अपील। बिलासपुर में जगमल चौक मांडवा बस्ती के घरों में घुस रहा है पानी। घरों के अंदर कमर तक भरा पानी। लोगों ने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जताया गुस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ग्वालियर में प्यार के नाम पर छात्रा से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। पुलिस की माने तो उत्तर प्रदेश के बदायूं के रहने वाले युवक ने अपनी पहचान छुपाकर सोशल मीडिया के माध्यम से बीएससी की छात्रा से पहले दोस्ती की और जब बातचीत होने लगी तो उसने शादी की इच्छा जताई। छात्रा के मना करने पर आरोपी ने उसे धमकाया और बदायूं ले जाकर जबरन निकाह कबूल करवाया। इतना ही नहीं, उसका नाम भी बदल दिया गया और उसे बंधक बनाकर 12 दिनों तक शारीरिक शोषण किया गया। किसी तरह छात्रा वहां से निकली और ग्वालियर आकर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने अब छात्रा की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, अपहरण, बंधक बनाने का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। इसको शाम को एक सहसवान बदायूं उत्तर प्रदेश का रहने वाला मुसलमान लड़का अपने साथ यहाँ से पीड़िता को लेकर गया ज़बरदस्ती और वहाँ पर जाकर उसने अपने गांव में उसके साथ 11/9/21 को कबूल है करके शादी कर ली और उसको अपने घर में बंद बनाकर रखा और उसका नाम मरियम खान रख दिया। उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। जैसे तैसे करके कल पीड़िता वहाँ से भाग कर आई और सारी घटना अपनी माँ को और अपनी भाभी घर वालों को बताई। उनके साथ थाने पर आई और उसके खिलाफ आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। एमपी में लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है, जहां सिर्फ एक क्लिक पर महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी। अब वो सुरक्षा कैसे मिलेगी, इस रिपोर्ट में देखिए। मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा ये खास ऐप महिलाओं के लिए वाकई खास है। इसका खास फीचर वॉच मी टिल सेफ डिस्टेंस ऐसा है जो महिलाओं को खास सुरक्षा देगा। दरअसल ऐसी महिलाएं जो पुलिस को मौके पर नहीं बुलाना चाहती लेकिन वो पुलिस की निगरानी में रहना चाहती हैं, उनके लिए ये खास फीचर बहुत उपयोगी है। इस फीचर को चुनते ही डायल 100 के कंट्रोल रूम से किसी महिला की तब तक निगरानी की जाएगी जब तक वो गंतव्य तक नहीं पहुंच जाती। ऐसे मिलेगी महिलाओं को सुरक्षा। उन महिलाओं को मदद मिलेगी जिन्हें रास्ते से खतरा महसूस होगा। इस फीचर को चुनते ही महिला का मोबाइल नंबर डायल 100 के कंट्रोल रूम तक पहुंचेगा। ऐप और मोबाइल के जरिए उसकी लोकेशन कंट्रोल रूम को दिखती रहेगी। कंट्रोल रूम से महिला के रूट पर नजर रखी जाएगी। रूट अलग होने, किसी स्थान पर अधिक देर रुकने पर महिला से संपर्क किया जाएगा। सब कुछ ठीक होने पर निगरानी जारी रहेगी। लेकिन फोन न उठाने जैसी स्थिति पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच जाएगी। निगरानी में शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों की भी मदद ली जाएगी। साथ ही एक पॉइंट से अगले पॉइंट पर खड़ी डायल 100 को भी सूचना दी जाएगी। गंतव्य पर पहुंचने के बाद निगरानी बंद हो जाएगी। गाँव के लिए विशेष रूप से बना है, लेकिन एक पुलिस का एक इंटीग्रेटेड ऐप है, एकीकृत ऐप है जिसमें
सभी प्रकार की आवश्यक सेवाएं, चाहे वो पुलिस से संबंधित हो, फायर से संबंधित हो, हेल्थ से एम्बुलेंस की ज़रूरत हो, या इवन जीआरपी रेलवे में ट्रेन में कोई घटना हो, तो सभी इस प्रकार के जो आपात सेवाएं हैं उसको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए एक ऐप बनाया गया है जिसमें महिलाओं के लिए विशेष फीचर दिए गए हैं। एक तो यह है कि जब भी महिलाएं कोई फ़ोन करें तो उसमें तत्काल उसके लिए एक सेपरेट डेस्क होगा, महिला डेस्क होगा, जो उस पर इमीडिएटली रिएक्ट करेगा। उसके अतिरिक्त महिलाओं के अगर वो प्रेस करती हैं उस ऐप को, SOS को, तो 10 सेकंड का ऑटोमेटिक ऑडियो और विजुअल दोनों रिकॉर्ड होकर के कंट्रोल रूम में आ जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा किसी भी सरकार के लिए एक बड़ा मुद्दा है। MP पुलिस ने जिस तरह का ये नया फीचर तैयार किया है उससे निश्चित ही महिलाओं को मदद मिलेगी और वो पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगी। मनोज राठौर, न्यूज़ 18, भोपाल, मध्य प्रदेश। और अब बात खजुराहो की। कवर्धा के भोरमदेव मंदिर देखरेख और रखरखाव के अभाव में पानी मंदिर में लगातार रिस रहा है और इस साल ज्यादा बारिश होने से मंदिर में पानी तेजी से रिसने लगा। मंदिर की दीवार ढहने का खतरा बना हुआ है। खतरे में धरोहर छत्तीसगढ़ का खजुराहो। भोरमदेव मंदिर में पानी का रिसाव, दीवार ढहने का मंडरा रहा खतरा। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इससे कवर्धा के प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ का खजुराहो यानी भोरमदेव मंदिर के भीतर पानी का रिसाव बढ़ता जा रहा है। यहाँ पानी का रिसाव इस कदर बढ़ गया है कि मंदिर के गर्भगृह में भी जल भराव की स्थिति आ गई है, जिससे प्राचीन धरोहर के संरक्षण को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इस भोरमदेव मंदिर में लगभग जो है 4 से 5 दिनों में अधिक वृष्टि होने के नाम से कई जगहों से जल का रिसाव हो रहा है। गर्भगृह के अंदर भगवान गणेश जी के ऊपर में एवं मंदिर परिसर में, मंदिर प्रांगण में, स्तंभों के ऊपर कई जगहों से जो है जल टिपक रहा है। और ऐसा है कि जिला प्रशासन जो है पूर्ण रूप से तैयार है एवं पुरातत्व विभाग को भी जानकारी दे दी गई है। भोरमदेव शिव मंदिर में हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। ये लोगों की आस्था का केंद्र है। एक ऐतिहासिक धरोहर होने के नाते मंदिर के देखरेख और रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी पुरातत्व विभाग को दी गई थी, लेकिन विभाग इसका ध्यान रखने में असफल होता दिख रहा है। इससे पहले भी एक बार इस तरह की शिकायत की गई थी, जिसके बाद मंदिर में केमिकल की सफाई और रिसाव रोकने के लिए कार्य किया गया। इतना कुछ करने के बावजूद समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई, उल्टा ये और ज्यादा ही बढ़ गई। अंदर दर्शन करने के समय हम लोगों ने देखा कि पूरे चारों तरफ दीवार से पानी का रिसाव हो रहा था। तो पुरातत्व विभाग को चाहिए कि इसकी थोड़ी सी देखरेख करें, इसे ठीक करें। यहाँ पर जो दर्शनार्थी आते हैं उनको बहुत परेशानी हो रही है और भगवान जी, हाँ, सुरक्षा के दृष्टि से भी ये ठीक है, दर्शनार्थियों को भी परेशानी हो रही है। मंदिर की हालत को देखते हुए दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की चिंता बढ़ गई है। उनके मन में चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। वहीं पानी का लगातार रिसाव होने के कारण मंदिर की सुरक्षा को भी खतरा है। इसे लेकर जिला प्रशासन पुरातत्व विभाग को पत्र लिख चुका है और विभाग ने भी इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। भोरमदेव मंदिर परिसर में जो सीपेज की समस्या आ रही है उसको देखते हुए संचालक पुरातत्व से संपर्क किया गया था और पूर्व में पत्राचार भी किया गया था। इस परिप्रेक्ष्य में आज पुरातत्व विभाग के द्वारा एक टीम आई थी, जिसमें जिला प्रशासन और पुरातत्व विभाग संयुक्त रूप से वहाँ पर जाकर निरीक्षण किए हैं और उसके कारणों का पता लगाया गया है और उसके आधार पे पुरातत्व विभाग उसके मेंटेनेंस का कार्य करने जा रही है। बहुत जल्द उस पर मेंटेनेंस का कार्य पुरातत्व विभाग के द्वारा संपादित कराए जाएंगे। भोरमदेव मंदिर का निर्माण करीब 11वीं शताब्दी में फणी नागवंशी राजाओं के द्वारा किया गया था। लंबा समय गुजरने के बाद इसकी मजबूती में फर्क पड़ना स्वाभाविक है, लेकिन वर्तमान में जो दिक्कतें आ रही है उसको जल्द से जल्द सुधारना तो बहुत जरूरी है। कवर्धा से न्यूज़ 18 के लिए मनीष मिश्रा की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।